पिटिशनर के लॉयर होते हैं वो कहते हैं माय लॉर्ड, ये मामला खजुराहो के जवारी टेम्पल का है और वो डैमेज मूर्ति देख के हमें हर्ट होता है। भगवान की डिग्निटी का सवाल है। अब जस्टिस बी आर गवई यहाँ पे कहते हैं कि हु आर यू, गो आस्क द डाइटी हिमसेल्फ। देखिए खजुराहो एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है अंडर द AMASR। तो जस्टिस गवई ने यहाँ पे पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्या इसमें आपका राइट छीना जा रहा है या आप हमारा टाइम वेस्ट करने आए हो। प्रोटेस्टर्स ने बी आर गवई पे जूता फेंकने की कोशिश की। भगवान की मूर्ति कैसी होनी चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, रिलीजियस एक्सपर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। क्या हमारी आस्था फेथ संविधान से ऊपर है या फिर कानून हर इमोशन से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मर जस्टिस बी आर गवई ने खजुराहो मंदिर विष्णु जी की मूर्ति थी उस पे एक स्टेटमेंट दिया था, गो आस्क द डाइटी हिमसेल्फ, भगवान से ही जाके पूछ लो। ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना कि पूरे देश में ही ये हंगामा मच गया। इन व्हाट हैज शॉक्ड द एंटायर कंट्री, चीफ जस्टिस बी आर गवई, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई घिर चुके हैं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में। और भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया ऑन रिलीजन पे जो हर एक रिलीजियस पर्सन को हर्ट किया। लोगों ने जस्टिस बी आर गवई को अंटी हिंदू भी कहना स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्टर्स ने बी आर गवई पे जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर वो व्यक्ति ये बात समझ ही नहीं पाया कि जज साहब की वो जो कुर्सी है वो इमोशंस के बेसिस पे काम नहीं करती, भारत के संविधान पे चलती है। और आज हम इसी केस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग ही नजरिए से। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन एंड आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनता है और क्यों एक जज को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हर किसी को चुभ जाती है। मध्य प्रदेश खजुराहो से जवारी टेम्पल, यहाँ पे विष्णु जी की एक डैमेज्ड मूर्ति है जो हेडलेस है और एक पिटिशनर होते हैं राकेश दलाल जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। उनका तर्क ये था कि आर्टिकल 25 का यूज यहाँ पे किया जाए। देखो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 हमें क्या राइट्स देते हैं? आर्टिकल 25 हमें ये राइट्स देते हैं कि आपको अपने धर्म को मानना और उसे प्रैक्टिस करने की आज़ादी देती है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोर्ट में जो डिबेट चल रहे होते हैं उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों ये ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो चीज़ें बात होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है और बाहर उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है या फिर किस तरीके से सोशल मीडिया पे या स्प्रेड किया जाता है, वो जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इसी बात को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से, किस लहजे से सुप्रीम कोर्ट में ये बात छिड़ी थी। हमारा जो तरीका बात करने का, मैं जैसे तरीका प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सामने वाला किस तरीके से मेरी बात को सबके सामने प्रेजेंट करेगा, ये जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से, किस लहजे से बातचीत हुई थी और सोशल मीडिया पे क्या चीजें स्प्रेड हुई, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें बात हुई थी। जो पिटिशनर राकेश दलाल होते हैं वो अपने वकील के साथ होते हैं और सामने जो बेंच पे होते हैं वो होते हैं जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी चंद्रन। अब जो पिटिशनर के लॉयर होते हैं वो कहते हैं माय लॉर्ड, ये मामला खजुराहो के जवारी टेम्पल का है और वहाँ पे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो खंडित है। एक सच्चा हिंदू भक्त होने के नाते मेरे क्लाइंट राकेश दलाल वहाँ पे पूजा नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं ASI का मतलब मैं आपको आगे बता दूंगा कि ASI उस चीज को या तो रिस्टोर करे या फिर एक नई मूर्ति बनाए। अब जो लॉयर होते हैं वो यहाँ पे आर्टिकल 25 का यूज करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे उनका लॉजिक ये था कि अगर मूर्ति ब्रोकन है तो राइट टू वर्शिप उनका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 25 यूज होता है। अब जस्टिस बी आर गवई यहाँ पे कहते हैं कि हु आर यू, और आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है। फिर उसके बाद जो पिटिशनर्स के लॉयर होते हैं वो पिटिशनर्स की तरफ से बोलते हैं कि ये एक हिंदू डिवोटी हैं और इनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो यहाँ पे यूज होता है कि ये चाहते हैं कि ये ड्यूटी होने के नाते ये वहाँ पे पूजा नहीं कर पा रहे क्योंकि
वहाँ की जो मूर्ति है वो डैमेज्ड है, यानी हेडलेस है। तो जस्टिस बी आर गवई ये कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, अब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है कि जस्टिस बी आर गवई यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, देखिए खजुराहो एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है अंडर द AMASR एक्ट, यानी एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंदर आता है। फिर वो कहते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कोर्ट के अंदर नहीं आता है। फिर से पिटिशनर की तरफ से एक इमोशनली स्टेटमेंट दिया जाता है। अब जो ये इमोशनल स्टेटमेंट है, जो मैं इमोशनल यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो वो कहते हैं कि ये मैं एक हिंदू डिवोटी हूँ और मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस मूर्ति को रिस्टोर कर दिया जाए या फिर उसे नया बना दिया जाए तो मैं वहाँ पे पूजा कर सकता हूँ, और वो डैमेज मूर्ति देख के हमें हर्ट होता है। भगवान की डिग्निटी का सवाल है। अब जस्टिस बी आर गवई यहाँ पे जो स्टेटमेंट देते हैं वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना। वो कहते हैं कि अगर आप इतने ही बड़े भक्त हैं तो आप हमारे पास क्यों आए हैं। और वो लाइन जो वो बोलते हैं, गो एंड आस्क द डाइटी टू डू हिमसेल्फ, जाओ अपने देवता से ही पूछो कि वो कुछ करे। ये जो स्टेटमेंट था काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच ये बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और लोग सेंटिमेंट की तरह इसे देखना स्टार्ट किए। अब हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो चीजें हैं कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। अब बी आर गवई यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी, इग्नोर द फिजिकल फॉर्म, डू मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाओ। और वो कहते हैं कि भगवान हर जगह है, उस मूर्ति में ही सिर्फ नहीं है, वहाँ पास में एक शिव जी की मूर्ति है, आप वहाँ क्यों नहीं पूजा करते? या फिर आपको सिर्फ विष्णु जी से ही मतलब है, शिव जी से मतलब नहीं है? अब इतना जो स्टेटमेंट था बी आर गवई की तरफ से, ये पिटिशनर्स को पसंद नहीं आता है। अब यहाँ पे जस्टिस बी आर गवई जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला था, वो ये है कि जो आपने PIR फाइल किया, आप बस न्यूज बनाना चाहते हैं, हम इस पिटिशन को डिसमिस करते हैं। इतना कह के उन्होंने क्लोज कर दिया। अब इस डिस्कशन को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट में ऐसा क्यों कहा गया। क्या वो रूड थे? नहीं, एक्चुअली वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में बंधे हुए थे। अब देखो यहाँ पे जो चीजें हुई थी उस चीज को हम समझते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आर्टिकल 32 का गलत इस्तेमाल हुआ, कि मतलब कि लॉयर ने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके यहाँ पे PIR फाइल किया था। अब यहाँ पे आर्टिकल 32 क्या कहता है? ये आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो ये जो आर्टिकल 32 के फंडामेंटल राइट्स है, ये कहता है कि आपकी जो राइट से छीनी जाए तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जस्टिस गवई ने यहाँ पे पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हो? क्या इसमें आपका राइट से छीना जा रहा है या आप हमारा टाइम वेस्ट करने आए हो? सुप्रीम कोर्ट हर छोटी बात के लिए नहीं होती है। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या यूज हुआ यहाँ पे। जब जस्टिस बी आर गवई ने ये कहा कि गो आस्क द डाइटी, तब उनका कहने का मतलब एक्चुअली में उनका लीगल पॉइंट ये था कि दिस इज द बियॉन्ड द रिव्यू ऑफ जुडिशियल। भगवान की मूर्ति कैसी होनी चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, रिलीजियस एक्सपर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है। और कोर्ट भगवान के सेक्रेटरी नहीं बन सकते। और यहाँ तक भी कोर्ट ने ये भी कहा कि बगल में एक शिव जी की मंदिर है, आप वहां पे पूजा कर सकते हो। क्योंकि अगर वो आज विष्णु जी की मूर्ति के लिए ऑर्डर देते तो कल के ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग डिमांड करने लगते हैं। कल को कोई ताजमहल पहुंच जाता और वहां पे अपनी डिमांड करने लगता। और इसीलिए कोर्ट को न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इमोशंस को साइड में रखना पड़ता है। तो इसीलिए कोर्ट में इमोशंस काम नहीं करते। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नार्को टेस्ट में, मैंने बताया था कि कोर्ट जो है इमोशंस के बेसिस पे काम नहीं करते। आप कितनी भी सेंटिमेंट की तरह कितनी भी इमोशनल चीजें कोर्ट में लेके जाओगे, कोर्ट में जो जज बैठा होता है वो सामने आपकी बात को सुन के ही वो निर्णय लेता है। वो इमोशन आप रो रहे हो या फिर किस इमोशंस के बेसिस पे चीजें प्रेजेंट कर रहे हो। और रिलीजियस में ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीजें होती है कि लोग बहुत ही ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं अपने हर एक चीज के लिए। तो कोर्ट में ये चीजें पेश करना भी गलत हो गया क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि ये जो चीजें हैं ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी जो पूरा जिम्मा है वो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है डिसाइड, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर सकती है। तो ये जो मामला था MP का था, तो MP की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि इसे क्या करना है क्या नहीं। तो एक्चुअली में किसी के पास जाना चाहिए था, वो था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उस स्टेट के गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता। जस्टिस बी आर गवई ने पिटीशन को इसलिए भी खारिज किया क्योंकि ASI एक एक्सपर्ट बॉडी है। उन्होंने माना कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर ASI कहती है कि वहाँ मूर्ति बनेगी तो बनेगी, वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब हमें समझने की जरूरत यह है कि कोर्ट के अंदर जो बात हुई और कोर्ट के बाहर जो बात फैलाई गई उसमें जमीन आसमान का कैसा डिफरेंस होता है। एक व्यक्ति
जो इमोशनली कोर्ट में गया, जबकि ये चीज़ें काम नहीं करती कोर्ट में कि कोई भी चीज़ इमोशनली आप लेके जाओ, केस लेके जाओ, कोई बात ले जाओ, तो कोर्ट में ऐसा सुनवाई होता नहीं। एक्चुअली में वो व्यक्ति गलत जगह चला गया, उसे जाना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास, पर वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो पहला मिस्टेक यहीं पे कर दिया। तो अच्छा चलो वो कोर्ट चला गया, अब जो पिटिशनर था वो इतना ज़्यादा इमोशनली था और उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो वो चीज़ें उसे हर्ट तो ज़रूर करेगी। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्चुअल में डिबेट हुई है वो एग्जैक्ट उसी तरीके से, उसी लहजे में बाहर सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता, क्योंकि एक व्यक्ति जो हर्ट हुआ हो वो उसी इंटेंशन के साथ ही सोशल मीडिया पे बताएगा। अब ये बात हमको समझना पड़ेगा, बच्चा समझ जाता है कि कोर्ट में जो काम होता है वो हर एक वर्ड मायने रखता है, हर एक स्टेटमेंट मायने रखता है। अब उस स्टेटमेंट को वो किस तरीके से, किस फ्लो में, किस इमोशन के साथ बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, बताता है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो अब उसका स्टेटमेंट नहीं, किसी थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट कोई दूसरा पर्सन अगर बोल रहा है तो वो किस इंटेंशन, किस तरीके से बताएगा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, वो जमीन आसमान का डिफरेंस दिखता है। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये बात फैलना स्टार्ट हुआ तो जस्टिस BR गवई को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया और उन्हें एंटी हिंदू भी बोला गया। इन लोगों ने ये कहा कि हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें 18 सितंबर को क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। उन्होंने कहा कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, और वो जानते हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंस ही जुडिशरी की ताकत होती है। अगर जनता को लगेगा कि जज बायस्ड है तो सिस्टम फेल हो सकता है। सोलिसिटर जनरल तुषार भी ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट था, हद से ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई और बताई गई। जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे आउटरेज की तरह भड़क गए या फिर सेंटिमेंट हर्ट की तरह लोग गुस्से में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो बात हुई उस घटना से अलग ही सोशल मीडिया पे चल रहा था। अब ये घटना जो है यहीं पे नहीं रुकती। अक्टूबर 2025 को किशोर नाम के एक व्यक्ति ने जस्टिस गवई पे जूता फेंकने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उसने बोला कि जस्टिस BR गवई जो खजुराहो मूर्ति पे स्टेटमेंट दिए थे, मुझे उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हालांकि जो सूज था जस्टिस BR गवई को लगा नहीं था, सिक्योरिटी वहाँ पे तुरंत उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन ये दिखाता है कि धर्म और कानून का जो मुद्दा है कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो क्या जस्टिस BR गवई यहाँ पे गलत थे या फिर वो जो पिटिशनर था वो सही था? एक्चुअली ने पिटिशनर से यहाँ पे ये गलती हुई कि वो SI की जगह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उसे अपील डालनी थी कि उस स्टेट के गवर्नमेंट को और ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, और वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट।